हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। और क्लास 8th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जहाँ पर हम मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि मैटर जिन पार्टिकल से बने हुए उनके नेचर के बारे में भी हम बात कर रहे थे। और ये पार्टिकल्स मिल करके कैसे अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर बनाते हैं, उन मैटर की जो अलग अलग स्टेट्स यानी कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हम काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि मैटर क्या होता है। चलिए एक बार नोट कर लेते हैं कि हमने अभी तक डिस्कस क्या क्या किया है। चलो, तो अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे। सबसे ये जो मैटर है ये क्या होता है, तो हमने यही डिस्कस किया। मैटर किसे हम कहेंगे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसे ही मैटर कहा जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे चेयर है, बॉक्स है। इसके अलावा हम कह सकते हैं वाटर है, एयर है। ये सभी क्या होते हैं? अलग अलग मैटर के एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप अपने आसपास जो भी चीज देख पा रहे हैं, जैसे अभी अगर आप अपने चेयर से उठे तो आप अपने पास क्या देख पा रहे हैं? चेयर देख पा रहे हो, टेबल देख पा रहे हो या डेस्क देख पा रहे हो, अलमीरा हो सकता है आपके क्लासरूम में अलमीरा हो, अलमीरा आप देख पा रहे हो। उसके अलावा आप क्या देख पा रहे हो? बुक्स देख पा रहे हो, नोटबुक्स देख पा रहे हो, पेन देख पा रहे हो, पेंसिल, कॉपी। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड, डस्टबिन, डस्टर, चौक, इतनी सारी चीजें, जो ट्यूबलाइट या बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, डोर है, विंडो, इतनी सारी चीजें आप अपने आसपास देख पा रहे हो। ये सभी चीजें क्या है? मैटर हैं। क्यों कह रहे हैं मैटर? क्योंकि इन सभी चीजों ने क्या किया हुआ है? स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और इन सभी का कुछ ना कुछ मास भी है। ऐसा तो है ही नहीं ना कि कोई चीज बिना मास के है। तो ये सभी क्या है? मैटर होंगे। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करते तो इस मार्कर को हम यहाँ पर रखते हैं तो ये इतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, या हम कहें इतनी जगह को घेर रहा है। दूसरी चीज ये, इतने स्पेस को तो ऑक्यूपाई कर ही रहा है, दूसरी चीज ये इसका कुछ ना कुछ मास भी है, यानी कि वजन भी है। ठीक है, इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं? मैटर कह रहे हैं। ठीक है, तो एक अलग सा एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा होगा, जैसे अपने चेयर, बॉक्स, वाटर, इन सभी को तो देखा ही है कि ये सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते ही हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एयर की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं एयर मैटर होता है। क्या रियल में एयर मैटर होता है या नहीं होता है? देखो, हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है, इसका मतलब तो श्योर ये एयर जो है वो मैटर होता है, मैटर होती है। ठीक है, लेकिन हम इसे कैसे बताएंगे? जैसे हमने कहा कि ये मार्कर एक मैटर है, तो इसे हम कैसे बता रहे हैं? हमने इसे कहीं पर रख दिया है, इतनी जगह भी घेर रहा है, इसका मास भी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मैटर है। अब आपकी बुक्स रखी हुई हैं, तो बुक्स भी क्या है? टेबल की इतनी जगह घेर रही हैं जितने जगह पर बुक्स रखी हुई हैं। इसके अलावा उस बुक का कुछ ना कुछ मास भी है ना? तभी तो जब आप बैग पर बुक रखते हैं तो बैग भारी होने लगता है, होता है भारी, तो यानी कि उसका मास भी है। दोनों चीजें हैं, मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जब हम एयर के बारे में बात करते हैं, एयर यानी कि हवा, हवा के बारे में जब हम बात करते हैं, एयर मतलब होता है बच्चों हवा। तो जब हम हवा के बारे में बात करते हैं तो क्या हवा भी इन सारी चीजों की तरह स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसका मास होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। ये एक्टिविटी हमने क्लास 6th या 7th में डिस्कस करी थी। वहां पर ये एक्टिविटी होती थी जिसको हम देखते थे, और वहां पर ही हमने एयर के बारे में पढ़ा था, है ना? एक चैप्टर करके कुछ है कि एयर अराउंड अस चैप्टर करके हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में था, 6th में या 7th में। तो वहां पर आपने पढ़ा है कि एयर का जो है, एयर कैसा है? एक होमोजेनस मिक्सचर होती है। एयर कैसी है? ट्रांसपेरेंट होती है। एयर का मास भी होता है और उसका वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। अब आप कहेंगे कि जो हमारा रूम है उसमें काफी सारी चीजें तो रखी हुई है,
है ना। लेकिन इसके अलावा जो पूरा ऊपर का एरिया है ना, जहां तक आपकी हाइट है वहां तक तो आप लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो छत है आपको लग रहा होगा कि वो जगह खाली है। तो क्या रियल में वो जगह खाली है? बिल्कुल भी नहीं, वहां क्या है, एयर है। लेकिन एयर दिख तो नहीं रही है, दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी क्या है, वो मैटर ही है। अब कैसे, इसको थोड़ा सा एक एक्टिविटी से हम समझ लेते हैं। एक बलून वाली एक्टिविटी हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में हुआ करती थी, उसी को थोड़ा हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते उस एक्टिविटी को। अब क्या करते थे हम, हमारे पास दो बलून थे, है ना, ये मान लो ये हैं दो बलून, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही होते हैं बलून, जब तक उनको हम उनके अंदर हवा नहीं भरते तब तक तो ऐसे ही रहते हैं वो, ठीक है। तो दो हमने इक्वल साइज के बलून ले लिए। अब इन बलून में हमने क्या किया है, बराबर अमाउंट में एयर भरी है, ठीक है, बराबर अमाउंट में क्या किया है, एयर भरी हुई है। तो इन बलून का जो शेप है, कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है। दोनों में क्या है, इक्वल एयर है, दोनों बलून्स में क्या है, इक्वल एयर के एटम्स हैं, या जो भी है, इक्वल एयर है दोनों में। अब हमने क्या किया, एक बीम बैलेंस लिया, ठीक है। बीम बैलेंस, जिसको हम तराजू भी कह सकते हैं, ये क्या है, एक बीम बैलेंस है, बीम बैलेंस, ठीक है, तराजू जिसको हम बोलते हैं। तो तराजू आपने देखा होगा कि क्या है, मान लीजिए हमें 1 किलो सेब लेने हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ 1 किलो का वजन रखते हैं, दूसरी तरफ सेब डालते जाते हैं। जैसे ही 1 किलो बराबर सेब हो जाते हैं, तो तराजू कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मान लो कि इस तरफ सेब रखे हैं और इस तरफ जो है 1 किलो का हमने क्या रखा है, वजन रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो हमने ज्यादा सेब रख दिए, तो तराजू जो है वो सेब की तरफ क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, झुक जाएगा। मान लो हमने सेब कम रखे हुए हैं, तो तराजू जो है जहां पर 1 किलो है वहां पर टिल्ट हो जाएगा। यानी कि तराजू हमेशा किस तरफ को टिल्ट होता है, जिस तरफ को वजन ज्यादा होता है, ठीक है। मान लो आप एक तरफ क्या है, आपने रख दिया है 5 किलो, इस तरफ 5 किलो रख दिया है, इस तरफ रख दिया है 1 किलो, तो 5 किलो ज्यादा है 1 किलो से, तो तराजू जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ क्या होगा, टिल्ट होगा, ठीक है। मान लो ये तराजू है, इसके दोनों तरफ हम वेट रख रहे हैं। मान लो इस तरफ हमने ज्यादा वेट रखा है, इस तरफ कम वेट रखा है। इस तरफ ज्यादा वेट है तो तराजू जो है इस तरफ को क्या हो जाएगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा। यानी कि जिस तरफ वेट ज्यादा है उस तरफ को ये टिल्ट हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। वैसे ये बीम बैलेंस है। जब हम इसमें ये दोनों बलून्स लगाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये बलून कैसा, ये जो बीम बैलेंस है ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यानी कि राइट की तरफ को टिल्ट करेगा या लेफ्ट की तरफ को टिल्ट करेगा, क्या लगता है आपको? तो देखो, जैसे कि हमने कहा इक्वल एयर है दोनों में, जितनी एयर इसमें है उतनी एयर इसमें भी है। तो ये जो तराजू है वो बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करेगा, है ना। क्यों करेगा टिल्ट, जब दोनों में बराबर एयर है तब ये स्ट्रेट रहेगा। लेकिन मान लो हमने क्या किया, एक बलून की जो सारी हवा है वो बाहर निकाल दी, ठीक है, इस बलून की सारी हवा हमने बाहर निकाल दी और ये बलून कैसा हो गया, डिफ्लेटेड हो गया, यानी कि इसकी सारी हवा हमने बाहर निकाल दी। तो अब ये जो तराजू है, क्या अभी भी ये ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। अब ये तराजू कैसा रहेगा, मान लो यहाँ पर हमने तराजू लगाया था, अब ये तराजू कैसा है, सीधा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल एयर है दोनों में। लेकिन एक बलून हमने डिफ्लेट कर दिया, तो ये है डिफ्लेटेड बलून, ये है वो बलून जिसमें एयर है, ठीक है। यानी कि ये बलून कैसा है, अब इसके अंदर एयर नहीं है, लेकिन इस बलून के अंदर तो एयर है ना। तो ये बीम बैलेंस जो है, अब ये क्या हो गया है, जिस बलून के अंदर ज्यादा एयर है और जिसके अंदर एयर नहीं है, तो ये किसकी तरफ टिल्ट हो गया, जिसके अंदर एयर है। तो देखो बीम बैलेंस पहले ऐसा था, ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, हो गया ऐसा, है ना। इससे क्या पता चलता है हमें, इससे क्या पता चलता है हमें, इससे हमें ये पता चलता है, ये क्या हमारा एक बीम बैलेंस है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो बलून है, इसका वजन इस वाले बलून से ज्यादा है। पहले तो दोनों हमारे पास बराबर बलून थे, ठीक है, लेकिन इस वाले बलून का वजन इस वाले बलून से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर की अमाउंट ज्यादा है,
दूसरी चीज, एयर इसके अंदर है, इस वजह से इसका शेप क्या है, ऐसा है। इसके अंदर एयर नहीं है, जिस वजह से इसका शेप क्या है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर एयर भी है और इसका क्या है, शेप भी बढ़ गया है। शेप क्या है इसका, बड़ा है इसके कंपैरिजन में, यानी कि इस शेप ने ज्यादा सरफेस एरिया को घेरा हुआ है। घेरा हुआ है ना ज्यादा सरफेस एरिया को, जबकि इस बलून ने नहीं घेरा हुआ। तो क्या समझ में आता है, इसके अंदर एयर है, इस वजह से इसका शेप भी बड़ा है ना, इस वजह से इसने इतनी ज्यादा जगह को घेरा है। फिर से समझ लेते हैं, इस बलून के अंदर एयर भरी हुई है, इस वजह से इसका वजन भी ज्यादा है, एयर की वजह से, यानी कि इसका मास है। दूसरा, एयर इसके अंदर है, इस वजह से इसने ज्यादा जगह को घेरा हुआ है, यानी कि एयर जब इसके अंदर गई तो एयर ने इसके अंदर के खाली स्पेस को घेर दिया, खाली स्पेस को घेर दिया, जिस वजह से बाहर से भी इसका जो साइज है या शेप है वो कैसा हो गया, ऐसा बड़ा हो गया, बलून जैसा, जैसा बलून है ही। ठीक है, तो क्या समझ में आता है कि जो एयर है, जो एयर है उसके पास क्या है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, क्योंकि देखो जब एयर इसके अंदर नहीं है तो इसका स्पेस, इसका साइज कैसा था, ऐसा था। जब हमने इसके अंदर एयर भरी तो इसका साइज कैसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी कि इसके अंदर की खाली जगह को एयर ने ऑक्यूपाई किया। जितनी एयर हम भरते जाएंगे बलून का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा, यानी कि ये जो एयर है ये स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है। क्लियर है। दूसरी चीज कि ये वाला बलून का वेट ज्यादा है, ये वाले बलून का वेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर भरी हुई है इसीलिए तो इसका वजन है, और इसके अंदर नहीं भरी हुई इसलिए इसका वजन नहीं है। यानी कि एयर जो है स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन एयर का मास भी होता है, इस वजह से हम एयर को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एयर वाली जो एक्टिविटी हमने अभी की। इसके अलावा हम और एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, एक बकेट लेनी है। ये हमने एक बकेट ले ली, ठीक है, इस बकेट के अंदर हमें पानी भर लेना है। अब खाली बॉटल लेनी है हमें, एक खाली बॉटल। अब जो बॉटल हम कह रहे हैं कि ये बॉटल खाली है, तो क्या ये बॉटल रियल में खाली है, सचमुच खाली है? बिल्कुल नहीं खाली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, एयर भरी हुई है। अब उस बॉटल को एकदम उल्टा करके स्ट्रेट हम इस पानी के अंदर डालें, अगर खाली बॉटल को इस तरीके से डालें, तो क्या ऐसे डालने पर एयर के ये जो बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी फिल होगा? होगा पानी फिल? बिल्कुल भी पानी फिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पानी फिल? क्योंकि इसके अंदर है एयर। ठीक है, और ये हमारे पास है वाटर, तो इसके अंदर पहले से एयर है तो वाटर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। इसके लिए हमें इस बॉटल को थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। जब हम इस बॉटल को टेढ़ा करेंगे तो धीरे धीरे हवा बाहर निकलेगी और पानी अंदर जाता जाएगा। ऐसे हम पानी फिल कर सकते हैं। ठीक है, पूरी बॉटल को अगर हम पानी में डुबो देंगे तभी भी पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि उसके अंदर एयर फिल है। अगर हम इसे टिल्ट कर देंगे, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, तब जाकर के पानी फिल होगा, क्योंकि टिल्ट करने से क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, अंदर की जो एयर है वो बाहर आएगी। तो आपने कभी भी नोटिस किया हो कि आप जब क्या करते हैं, किसी बॉटल को, ठीक है हमारे पानी की बकेट है, इसमें पूरा पानी है, किसी एम्प्टी बॉटल को जब आप किसी पानी की बकेट में डालते हैं, आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पानी की बकेट में अपने वॉशरूम में, ठीक है, आप या किचन में, जहां पर भी। आपको क्या करना है, खाली बॉटल को इस तरीके से अपनी बकेट में डालना है, भरी हुई बकेट में डालना है, इसे एकदम स्ट्रेट उल्टा करके। तो आप देखोगे पानी उसके अंदर नहीं भरेगा, जबकि बॉटल तो पूरी पानी में डूबी हुई है। लेकिन जब आप उसको टिल्ट करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करते हैं, तो आप देखोगे बबल्स निकलेंगे और पानी अंदर भरना शुरू होगा, लेकिन बबल्स निकलेंगे साथ में। वो जो बबल्स हैं वो एयर के ही बबल्स होते हैं। यहाँ से समझ में आता है कि एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसका मास भी होता है। क्लियर? तो यहाँ से हमें मैटर के बारे में ये समझ में आ गया था। फिर हमें पता चला कि ये जो मैटर है, ठीक है, पहली चीज तो ये समझ में आई। फिर पता चला ये जो मैटर है, ये जो मैटर हमारे पास है, ये मैटर बने हुए हैं टाइनी पार्टिकल से मिलकर के। इन टाइनी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं, और इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, बाद में हम पढ़ेंगे, एटम्स भी कहा जाता है। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है। ठीक है, एटम्स भी कहा जाता है। खैर फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इन टाइनी पार्टिकल को क्या कहा जाता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है। अब इन पार्टिकल्स की अपनी अपनी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
ठीक है। तो इन पार्टिकल्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? जैसे कि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, या इनके बीच में होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है। फिर हमने बात की कि जो मैटर है ये एग्जिस्ट करते हैं तीन मेन स्टेट में। अब वो तीन मेन स्टेट कौन सी है? पहला है हमारे पास सॉलिड, दूसरा है हमारे पास लिक्विड, और तीसरा है हमारे पास गैसियस स्टेट, या गैस कह लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे गैसियस जो भी है। तो ये तीन मेन स्टेट है। अच्छा, इसके अलावा दो स्टेट और होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ये तीनों ही मेनली हमारे सिलेबस में है। ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन तरह के जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी तीन तरह के जो मैटर हैं, ये बनते हैं इन टाइनी पार्टिकल से मिलकर के। लेकिन पार्टिकल्स में कौन डिसाइड कर रहा है कि ये पार्टिकल सॉलिड बनाएंगे, ये पार्टिकल लिक्विड बनाएंगे, ये पार्टिकल गैसियस मैटर बनाएंगे? कौन डिसाइड कर रहा है? पार्टिकल खुद से डिसाइड कर रहे हैं क्या, या उनके बीच में कोई फोर्स है या कुछ ऐसा है जो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मैटर बनेगा? तो हाँ बिल्कुल, ये जो पार्टिकल्स हैं, हाँ, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो ये इंटर पार्टिकल स्पेस है या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर बनेगा। अगर पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है तो गैसियस मैटर बनेगा, अगर थोड़ा कम स्पेस है तो बनेगा हमारे लिक्विड मैटर, और अगर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है तो हमारे सॉलिड मैटर बनेंगे। ठीक है। वही इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी क्या करता है? डिसाइड करता है। अगर पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है तो हमारे सॉलिड मैटर बनेंगे, अगर थोड़ा बहुत इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है तो हमारे लिक्विड बनेंगे, और अगर बिल्कुल भी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नहीं है तो हमारे गैसियस मैटर बनेंगे। ठीक है। तो कौन डिसाइड कर रहा है? ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर रही हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मैटर बनेगा। ठीक है। फिर हमने सॉलिड मैटर के बारे में बात की। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने सॉलिड मैटर के बारे में बात की कि ये जो सॉलिड है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो चेयर है, या पेन है, या आयरन नेल है, या चौक है। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारे सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो सॉलिड क्यों कह रहे हैं हम इनको? सॉलिड इसीलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि इनका क्या होता है? एक फिक्स्ड शेप है एंड, ठीक है, क्योंकि इनका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि सॉलिड के पास क्या होता है? फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। तो ऐसे करके लिख लेंगे। सॉलिड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। जैसे हम इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर कैसा दिख रहा है? कुछ कुछ ऐसा, है ना? तो इसने क्या किया हुआ है? इतने स्पेस को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसका मास भी है, इसका एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है। बिल्कुल। चलिए, तो सॉलिड किसे कहेंगे? जिनका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई। अभी जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इस वजह से, बहुत ज्यादा हाई इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत हाईली अट्रैक्टेड होते हैं, जिस वजह से इनका एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम मेंटेन रहता है। ठीक है। चलिए, अब इनकी जो टेंडेंसी है
इनकी टेंडेंसी है हीप करने की, ठीक है, हीप करने की यानी कि ढेर लगाने की, हम ये बोल सकते हैं टेंडेंसी टू हीप। हीप यानी कि ढेर लगाने की। मान लो हमने यहाँ पर हमारे पास एक, ठीक है, मान लो ये क्या है, कोई ट्रक है, ट्रक भर के हमारे पास क्या है, ट्रक भर के हमारे पास क्या है, सीमेंट है, सीमेंट है। अब इस सीमेंट को इस ट्रक से जब हमें खाली करना है तो हम एक जगह पर डालेंगे, तो एक जगह पर सीमेंट क्या होगी, बह जाएगी क्या, कहीं नहीं बहेगी ना, सीमेंट क्या है, एक जगह पर इस तरीके से जो है ढेर लगा देगी, है ना, इस तरीके से ढेर लगा हुआ मिलेगा हमें। तो ये क्या करते हैं, हीप करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है हीप करने की, ठीक है। चलिए, बाकी अगर हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का जो ऑर्डर देखें तो सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड के बीच में, फिर गैसेस के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो हम ये लिख सकते हैं वेरी लो और नो भी लिख सकते हैं, नो इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो ना के बराबर होता है। अगर हम इंटर पार्टिकल स्पेस का ऑर्डर लिखें तो ये है इंटर पार्टिकल स्पेस का ऑर्डर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। सॉलिड स्टेट के बाद हमने बात की बच्चों यहाँ पर लास्ट लेक्चर में लिक्विड स्टेट के बारे में, कि लिक्विड स्टेट क्या है, कि ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में इन्हें रखा जाता है। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, और क्या है, डेफिनेट शेप तो नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, इनकी टेंडेंसी है फ्लो करने की, ये हीप नहीं करते यानी कि ढेर नहीं बना रहे, ये बह जाते हैं, फ्लो करते हैं। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का ऑर्डर देखे तो ये है, इंटर पार्टिकल स्पेस का ऑर्डर देखे तो ये है, ठीक है। बाकी हमने ये देख लिया है, जैसे 200 ml वाटर हमने लिया, अलग अलग उसमें हमने डाला, तो हमने क्या देखा कि वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। यहाँ पर देखो ऐसा शेप ले लिया, यहाँ पर ऐसा शेप ले लिया, यहाँ पर ऐसा शेप ले लिया। तो अभी तक हमने ये तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। बाकी पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि द पोजीशन ऑफ द वाटर इज रिस्टोर्ड। वी कैन से दैट इन लिक्विड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में स्लाइटली क्या है, वीकर है, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, उससे कम ही होता है लिक्विड में, और गैसेस में तो ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन जब इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन लिक्विड से कम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो लास्ट लेक्चर में भी हो गया था। चलिए, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था क्यूरियोसिटी में, वेयर यू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर यानी कि लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अ स्टेज कम्स व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, यानी कि बॉइलिंग के बारे में वैसे हमने पढ़ा था क्लास 6 में। तो क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, या वाटर की बात कर लेते हैं, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जब वाटर जो है वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है, ठीक है। जब लिक्विड हीट करता है तो ऐसी स्टेज आती है जब वाटर बॉयल होना शुरू करता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल एंड टर्न्स इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है और वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उस पॉइंट को कहा जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा बॉइलिंग। The movement of particles becomes so vigorous that they move apart from each other
resulting in a decrease in the interparticle force of attraction. Eventually, the constituent particle can escape from the liquid state. The liquid is converted into vapor or the gaseous state. तो सिंपल सी बात है, वैसे अभी हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ जाते हैं। जहां से आपको नोट क्या क्या करना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नोट करनी है और इसके बाद का ये जो यहाँ तक ये जो पैराग्राफ है छोटा सा, वो भी नोट करना है। क्यों नोट करना है? देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग। ठीक है, जब बॉयल आपने देखा होगा कि बबल्स बनने लगते हैं तो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है पानी, तो उसको तो हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है धीरे धीरे जब वो वाटर बॉयल होता रहता है तो वो वाटर जो है लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस पॉइंट को कहा जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कहा जाएगा उस पॉइंट को? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां तक तो बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। दूसरा हमने कहा कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट तो चलो हम समझ गए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। तो 1 atm में जब वो बॉयल हो रहा है तो उस पॉइंट को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये बात की कि बॉइलिंग में हो क्या रहा है कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, है ना। पानी जो है वो भाप बन रहा है, बनता है भाप, बिल्कुल बनता है, वाष्प या भाप जो भी आप कहें। तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों क्यों कन्वर्ट हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है बॉइलिंग करने से कि हम जो मैटर है उसकी स्टेट को ही चेंज कर ले रहे हैं। मैटर क्या था? लिक्विड स्टेट में था। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसे बॉयल करके उसको सीधा वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसीलिए कि जो लिक्विड है उनके पार्टिकल के बीच में होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन जब हम उसे बॉयल करते हैं, हीट देते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है और इनके बीच का ये जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। अब मान लो दो दोस्तों में दोस्ती है ना, तो इस तरीके से हमेशा साथ साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाए, झगड़े से उनके बीच में कोई दरार आ जाए तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वैसे ही वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे इस तरीके से इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है इन सभी वाटर के पार्टिकल में। लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं, हीट करने पर सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, वो तेजी से मूव करने लगते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे का जिस फोर्स से वो जुड़े हुए थे उस फोर्स को छोड़ करके क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि आई हैव सीन दैट स्पिल्ड वाटर डिसअपियर आफ्टर सम टाइम एंड इट हैपेंस एट एनी टेम्परेचर। अब हमने जैसे बॉइलिंग की बात की कि बॉइलिंग कब हो रहा है? जब हम हीट कर रहे हैं वाटर को हीट करते हैं। हीट करने के बाद वाटर जो है लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन जब हमने देखा है कि कहीं पर पानी गिर जाए, उस पानी को तो बॉयल नहीं कर रहे हैं ना, वो पानी भी कुछ समय के बाद जो है वहां से गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या वहां पर कोई मैजिक हो रहा है? या आप जब नहा करके आते हैं तो बाल आपके गीले रहते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद बाल सूख जाते हैं। या जब आप पोछा मारते हैं या आपके घर में कोई भी पोछा मारता है तो आप क्या देखते हो? पानी से पोछा मारा जाता है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पानी जो है गायब हो जाता है। या मान लो आपने बर्तन धुले तो पानी से, है ना, पानी से बर्तन गीले हो गए। अब आपने बर्तन को कुछ समय तक रखा, फिर थोड़ा देर बाद जब आप चेक करते हो तो देखते हो बर्तन जो है वो सूख चुके हैं। तो ये क्या कोई मैजिक है? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा भी यहाँ पर कि लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज कब हो रहा है, यानी कि पानी जो है वो भाप कब बन रहा है, कब भाप बन करके एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, कब जा रहा है? जब उसे हीट किया जा रहा है। लेकिन धुले हुए बर्तनों को तो हम कोई हीट नहीं कर रहे, या पोछा मार करके पूरे फर्श को तो हम हीट नहीं कर रहे। या बारिश होती है, इतना सारा पानी हमारी सड़कों में, हमारी छत में, हमारे पूरे घर को गीला कर देता है। अगले ही दिन हल्की सी धूप भी आती है या धूप नहीं भी आती है तो भी सारा पानी जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। लेकिन वहां पर तो हम हीट नहीं कर रहे। तो ये सब होता है बच्चों इवेपोरेशन की वजह से, वाष्पीकरण जिसे कहा जाता है। इवेपोरेशन में हमें कोई हीट नहीं देनी पड़ती। ये जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स है वो सराउंडिंग से, हमारी जो सराउंडिंग है वहीं से हीट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? इवेपोरेशन की प्रोसेस।
तो उसमें हमें जो है एक्सटर्नल हीट यानी कि जो हीट हम दे रहे थे बॉइलिंग की प्रोसेस में वो हीट नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग में इवेपोरेशन में? इसमें भी लिक्विड से गैस बन रही है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड से गैस बन रही है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रफली समझ लेते हैं, फिर हमने डिटेल में तो पढ़ना ही है इसको। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? दोनों में ही तो क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग में ये प्रोसेस फास्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर तो हीट दी जा रही है, जबकि इवेपोरेशन में ये प्रोसेस जो है इतनी फास्ट नहीं होगी। जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पे भी डिपेंड करेगा, जैसे टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, ठीक है, सरफेस एरिया पे, इन चीजों पर भी ये डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, बॉइलिंग क्या है, इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।